मौत काफी करीब है तुम्हारे। अगर तुम मुझसे भागने का ख्वाब देख रहे हो जैसे तुम स्लेबियों से भागे थे तो मत देखो। अगर तुम मुझे मौत से डराने का ख्वाब देख रहे हो तो मत देखो। मौत मेरे लिए मलाप है। गोकचे खातून को कब्रिस्तान में भेजने वाला शख्स भी वही है जिसने उसके कपड़े गार में भेजे हैं, हमारे कबीले के गद्दार ने। गोकचे खातून को कब्रिस्तान जाने के लिए जिसने कहा है वो गद्दार मेरे कबीले से है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस्त के आगाज में तुजतेकिन अपने घोड़े की तरफ बढ़ रहा था जबकि अर्तुगरुल उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। फिर अर्तुगरुल उसे कहता है हम जल्द या देर से नुयान को पकड़ लेंगे। तुजतेकिन कहता है मैं उसका दिल निकाल दूंगा। इसके बाद तुजतेकिन अपने घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ा देता है। अर्तुगरुल फौरन सिपाहियों को हुक्म देता है तुजतेकिन के पीछे जाओ। फिर सुंगरतेकिन अर्तुगरुल को कहता है तुजतेकिन को अकेला मत छोड़ना जब तक कि वो कबीले में नहीं पहुंच जाता। अर्तुगरुल पूछता है आप हमारे साथ नहीं आ रहे? सुंगरतेकिन कहता है नहीं, जब तक नुयान और शाहिर नहीं मिल जाते मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये मामला जल्द खत्म होना चाहिए। फिर अर्तुगरुल उसे गले मिलता है और अपने घोड़े पर सवार हो जाता है और सुंगरतेकिन को कहता है अगर आपको शाहिर मिल जाए तो उसे जिंदा कबीले में लाना है भाई, हम उसे सुल्तान अलाउद्दीन के हवाले करेंगे। फिर अर्तुगरुल अल्लाह हाफिज कहकर अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद सुंगरतेकिन अपने दिमाग में कहता है अर्तुगरुल अपने इंसाफ को खामोश मत करो जब यह शाहिर की तरफ आ रहा है। अगर उसने गद्दारी की है तो वो मरेगा। दूसरी तरफ मेहमान खाने में गोंजागुल सादुद्दीन को कहती है कल आपकी फतह का दिन है अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है गद्दार तुर्क सरदारों के साथ शहजादा शाहिर भी मारा जाएगा। इस तरह अर्तुगरुल और तुजतेकिन दोनों मेरे गुस्से का मजा चख लेंगे। कल की जंग में इंशाअल्लाह मैं बजाते खुद कमांड करूंगा। कल एक पाक दिन होगा जिसमें वो लोग तबाह हो जाएंगे जो मेरी अतात नहीं करते। गोंजागुल पूछती है सुंगरतेकिन और गुंदोगदो के साथ क्या होगा? सादुद्दीन कहता है वो अपने कबीले के मुस्तकबिल के लिए कुछ भी करेंगे। काई कबीले के लिए मेरे पास एक मंसूबा है। अब वक्त आ गया है कि उनमें से एक नया हीरो सामने आए और उस हीरो का पटा मेरे हाथ में होगा। गोंजागुल पूछती है वो हीरो कौन होगा? सादुद्दीन कहता है सुंगरतेकिन। वो हीरो बन जाएगा जब मेरी मदद से वो नुयान को मारकर गोकचे को बचा लेगा। दूसरी तरफ मंगोल शाहिर और तुर्गुत को लेकर एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पहले से काफी सारे लोग मौजूद थे जिनमें मंगोल और 3 गद्दार तुर्क कबीलों के लोग शामिल थे। वो सब सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर शाहिर का इस्तकबाल करते हैं। वहां पर शाहिर के लिए खास खेमा भी तैयार किया गया था। फिर शाहिर साहब को खामोश करा के उनसे मुखातिब होता है मेरे सरदारों, आपने रियासत की तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त किया और दुश्मन से भी लड़ते रहे और अपनी जानें तक कुर्बान कर दी, लेकिन इन सब मुश्किलात में सुल्तान अलाउद्दीन कहाँ था? अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या सुल्तान को अपने लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए? सब बुलंद आवाज में कहते हैं नहीं। फिर शाहिर कहता है अब वक्त आ गया है कि हम वो ले लें जो हमारा हक है। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ ताकि आप लोगों को रियासत का इंसाफ और शफकत दिखाई जाए। सब लोग सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। फिर शाहिर घोड़े से उतरकर खेमे के अंदर जाकर बैठ जाता है। एक आदमी उसके सामने एक छोटा सा संदूक रखता है जिसमें सोने के सिक्कों की पोटलियां रखी गई थीं। शाहिर बारी बारी वो पोटलियां कबीले के लोगों को देने लगता है। तुर्गत भी ये सब कुछ देख रहा था और शाहिर को गुस्से से घूर रहा था। दूसरी तरफ गोंजागुल सादुद्दीन से पूछती है मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? सादुद्दीन कहता है इंतकाम लेने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ कोनिया के महल में ले जाऊंगा और तुम्हारी शादी एक बड़े कमांडर से करा दूंगा। अब तुम नुयान के पास जाओ, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ आई थी, और जब वो तुजतेकिन को मार दे तो तुम फौरन वापस मेरे पास आ जाना। दूसरी तरफ हाइमा खातून वगैरह वापस कबीले में पहुंच गए थे और गोकचे के लिए सख्त परेशान थे। कुछ देर बाद धुंधार अंदर दाखिल होता है और बताता है कि हम नुयान को नहीं पकड़ सके। ये सुनकर सलजान बैठकर रोने लगती है और हाइमा खातून कहती हैं नुयान जानता था कि हम उसके ठिकाने पर हमला करने वाले हैं। हलीमा कहती है फिर तो उसने अर्तुगरुल के लिए भी कोई जाल बिछाया होगा। ये सोचकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। हाइमा खातून गुस्से से कहती हैं हमने अपने हाथों से अपने बहादुर आदमियों को नुयान के जाल में भेज दिया। फिर गुंदोगदो हाइमा खातून से कहता है असल मसला ये है कि नुयान ने गोकचे को क्यों अगवा किया है। दूसरी तरफ नुयान जंगल में एक जगह पहुंचकर गोकचे को घोड़े से उतार लेता है। गोकचे को होश आ चुकी थी। फिर वो उसे पकड़कर करीब ही एक जगह पर पहुंचता है जहां उसने नया ठिकाना बनाया था। वहां पहुंचकर वो गोंजागुल को आवाज देता है। थोड़ी देर बाद गोंजागुल भी वहां पहुंच जाती है। गोकचे उसे देखकर शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन नुयान उसे पकड़कर गिरा देता है और गोंजागुल को रस्सी लाने का इशारा करता है। गोंजागुल रस्सी लेकर आती है और नुयान को कहती है तो तुमने दो दुर्गा कबीले की औरत को अपने जाल में फंसा लिया है। इसके बाद वो दोनों मिलकर गोकचे के हाथ पीछे बांध देते हैं। गोकचे गोंजागुल को कहती है तो तुम अब नुयान की औरत हो। इसी दौरान वो दोनों लड़ने लगती हैं।
और गोंजा गुल गोगचे के मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है। फिर नुयान उसे रोकता है और कहता है, सब्र से काम लो, ये मत भूलो कि ये हमें तुजतेकिन देगी। दूसरी तरफ तुजतेकिन वापस कबीले में पहुंच गया था। अर्तुगरुल और उसके साथी भी पीछे आ रहे थे। तुजतेकिन सीधा हाइमा खातून के खेमे में पहुंचता है और पूछता है, गोगचे कहाँ है? हाइमा खातून खड़ी होती हैं और कहती हैं, नुयान ने गोगचे को अगवा कर लिया है। तुजतेकिन कहता है, क्या मतलब है उसने अगवा कर लिया है? क्या इतने बड़े कबीले से एक आदमी को भी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आकर उसे रोक सके? फिर गुंदोगदो कहता है, तुजतेकिन भाई, हम भी कब्रिस्तान के करीब थे, लेकिन हमें माफ़ कर दो, हम उसे नहीं रोक सके। अर्तुगरुल पूछता है, वो कब्रिस्तान में क्या कर रही थी भाई? गुंदोगदो कहता है, मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर उसे वहां भेजा था। तुजतेकिन कहता है, मैं गद्दार को तलाश करूंगा, मैं उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके इस कबीले के दरमियान में फैला दूंगा। यह कहकर वो जाने लगता है तो अर्तुगरुल उसे रोक लेता है और कहता है, तुजतेकिन भाई, ये जान लो कि नुयान का मसला तुम्हारे साथ है, गोगचे के साथ नहीं। वो उसे नहीं मारेगा, बल्कि वो तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहता है। दूसरी तरफ गोंजा गुल नुयान के पीछे से तीर निकालने में मसरूफ थी जो धुंधार ने उसे मारा था। गोंजा गुल कहती है, गोगचे को यहाँ लाकर तुमने मेरे दर्द को हल्का कर दिया है। इस दौरान गोगचे आहिस्ता आहिस्ता रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी। तीर निकल जाने के बाद नुयान उठकर अपने घोड़े के पास जाता है और गोंजा गुल को कहता है, हमारा असल हदफ तुजतेकिन और अर्तुगरुल हैं, कल वो दोनों मारे जाएंगे, तुम गोगचे का ख्याल रखना। हमारा काम होने के बाद हमने गोगचे को सही सलामत सुंगरतेकिन के हवाले करना है। दूसरी तरफ कबीले में अर्तुगरुल कहता है, गोगचे खातून को कब्रिस्तान में भेजने वाला शख्स भी वही है जिसने उसके कपड़े गार में भेजे हैं, हमारे कबीले के गद्दार ने। गोगचे खातून को कब्रिस्तान जाने के लिए जिसने कहा है, वो गद्दार मेरे कबीले से है। इसके बाद तुजतेकिन पूछता है, सादुद्दीन मुझसे क्या चाहता है? गुंदोगदो कहता है, सादुद्दीन तो नुयान को तानगुत के हाथों मरवाना चाहता था, फिर वो दोनों मिलकर कैसे इस तरह का काम कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आई। अर्तुगरुल कहता है, हमारे दुश्मन आपस में मिल गए हैं भाई। सादुद्दीन हम सब को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहता है और वो अपने सारे गंदे काम नुयान से करवा रहा है। हाइमा खातून कहती हैं, ये किस तरह का खेल है बेटा, और कितनी जाने हम उस कुत्ते को देंगे? अर्तुगरुल कहता है, वो दोनों कबीलों की मुखालफत के बगैर मुझसे और तुजतेकिन से छुटकारा हासिल करना चाहता है। इतने में तुजतेकिन को एक ख्याल आता है, जब वो नुयान के ठिकाने पर हमले के लिए जा रहे थे तो बुआजल्प ने घोड़े का पांव जख्मी होने का बहाना किया था और तुजतेकिन ने उसे वापस भेज दिया था। यह ख्याल आते ही तुजतेकिन कहता है, गद्दार का पता चल गया है मुझे, गद्दार बुआज है। इसके बाद तुजतेकिन हाइमा खातून के खेमे से बाहर निकल आता है। अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान से पूछता है, बुआज कहाँ है? अब्दुर्रहमान कहता है, हाइमा खातून ने गोगचे खातून की तलाश के लिए जो सिपाही भेजे हैं वो भी उनके साथ गया है। तुजतेकिन सीधा बुआज के खेमे में पहुंचकर तलाशी लेने लगता है। इतने में अर्तुगरुल और गुंदोगदो भी वहां पहुंच जाते हैं। तुजतेकिन कहता है, जब हम नुयान पर हमले के लिए जा रहे थे तो उसने कहा था कि मेरा घोड़ा लंगड़ा रहा है, उसकी नीयत खराब थी। फिर तुजतेकिन गुस्से से एक तरफ हाथ मारता है तो सोने के सिक्कों से भरा एक बर्तन नीचे गिर जाता है और नीचे काफी सारे सिक्के फैल जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, यह वाज़ेह है कि ये सिक्के कहाँ से आए हैं। तुजतेकिन कहता है, मैं उसे मार दूंगा। फिर अर्तुगरुल कहता है, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकता हूँ तुजतेकिन भाई, लेकिन तुम्हें होश से काम लेना होगा। बुआज हमें गोगचे तक पहुँचाएगा, लेकिन जब तक नुयान नहीं चाहता हम उस तक नहीं पहुँच सकते, हमें उसके इशारे का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ बुआज सादुद्दीन के पास पहुंचकर बताता है कि नुयान ने गोगचे खातून को कबीले से अगवा कर लिया है, जैसे आपने हुक्म दिया था। सादुद्दीन कहता है, बहुत अच्छे बुआजल्प, अब तुजतेकिन की बारी है, तुम फौरन नुयान के पास जाओ। इतने में एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि सुंगरतेकिन साहब आपसे मिलने आए हैं। सादुद्दीन बुआज को कहता है, तुम पिछले रास्ते से निकल जाओ और सुबह होते ही नुयान के पास चले जाना और दोनों मिलकर तुजतेकिन का काम तमाम कर देना। फिर वो चला जाता है और उसके बाद सुंगरतेकिन अंदर दाखिल होता है। सादुद्दीन उसे खुश आमदीद कहता है। सुंगरतेकिन उसके पास बैठकर कहता है, हमने नुयान का ठिकाना ढूंढ लिया था और उसके सिपाही भी मार दिए थे, हमने उसका ठिकाना भी तबाह कर दिया है। लेकिन सादुद्दीन उसकी बात काट कर कहता है, लेकिन तुम लोगों को नुयान नहीं मिला और ना ही शहजादा शहीर। सुंगरतेकिन कहता है, हाँ, वह जानता था कि हम उसके ठिकाने पर हमला करने वाले हैं और उसने कबीले से हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गोगचे खातून को अगवा कर लिया है ताकि वो तुजतेकिन को अपने जाल में फंसा सके। सादुद्दीन कहता है, मुझे बहुत अफसोस है, मैं जानता हूँ गोगचे तुम्हारी बहनों की तरह थी। सुंगरतेकिन कहता है, हमारे कबीले में कोई है जो उसके साथ मिला हुआ है। सादुद्दीन कहता है, बिल्कुल, नुयान अकेला नहीं है, अब वक्त आ गया है कि मैं वो वादा पूरा करूं जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। मुझे पता चला है कि कबीले की एक औरत नुयान के साथ है
اور وہ اس کے ساتھ مل کر یہ سب کھیل کھیل رہا ہے، اور مجھے نویان کے ٹھکانے کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ سنگر تیکن بے چینی سے پوچھتا ہے، کہاں ہے وہ، اور وہ عورت کون ہے؟ سعد الدین کہتا ہے، گوگچے خاتون کو اغوا کر کے لازمی اس نے اپنی خفیہ جگہ پر رکھا ہوگا، اور شہزادہ شاہیر بھی وہیں ہوگا۔ اب تم وہ ذمہ داری پوری کرو جو سلطان علاء الدین نے تمہیں دی ہے، شہزادے کو مار دو، گوگچے کو بچا لو، اور غدار کا بھی پتہ لگا لو۔ سنگر تیکن پوچھتا ہے، امیر سعد الدین، وہ خفیہ جگہ کہاں ہے؟ سعد الدین کہتا ہے، ابھی کچھ کھا پی لو اور کچھ آرام کر لو، کل ہم دونوں کے لیے جنگ کا دن ہے۔ جب تم نیان سے حساب لے رہے ہوگے، اس دوران میں غدار ترک قبیلوں کے جرگے پر حملہ کر دوں گا، کیونکہ ان کے ٹھکانے کا بھی مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ غدار قبیلے سلطان علاء الدین کے خلاف اپنے سپاہی اکٹھے کریں، میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔ ان زمینوں پر امن قائم کرنے کا وقت آ گیا ہے سنگر تیکن۔ اس کام کے بعد میں کونیا واپس جانے کا سوچ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میں واپس جاؤں تو اپنی جگہ کسی قابل اعتماد آدمی کو بٹھا کر جاؤں، اور وہ قابل اعتماد آدمی تم ہو سنگر تیکن۔ یہ سن کر سنگر تیکن کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ رات کو شاہیر اپنے مخصوص خیمے میں بیٹھا تھا، اتنے میں نویان بھی اپنے گھوڑے پر اس جگہ پہنچ جاتا ہے اور سیدھا ترگت کے پاس جاتا ہے۔ موت کافی قریب ہے تمہارے۔ اگر تم مجھ سے بھاگنے کا خواب دیکھ رہے ہو جیسے تم سلیبیوں سے بھاگے تھے تو مت دیکھو۔ اگر تم مجھے موت سے ڈرانے کا خواب دیکھ رہے ہو تو مت دیکھو، موت میرے لیے ملاپ ہے۔ اس کے بعد نویان کہتا ہے، تمہاری بیوی کو زندہ جلا دیا گیا تھا جب وہ بھی تمہاری طرح طاقت دکھانے کی کوشش کر رہی تھی، کیا تمہیں بھی جلنا نہیں چاہیے؟ یہ سن کر ترگت شدید غصے میں آ جاتا ہے اور نویان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سپاہی اس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے میں شاہیر بھی اٹھ کر وہاں جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ نویان چل کر اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میں یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ آپ ارطغرل کو اطاعت قبول کرنے والا خط لکھو۔ شاہیر کہتا ہے، ارطغرل سلطان علاء الدین کو دھوکہ نہیں دے گا، اس کو خط لکھنا صرف وقت کا ضیاع ہوگا۔ نویان کہتا ہے، جب آپ اس کو خط لکھو گے تو وہ ضرور آئے گا، اس کے اطاعت کرنے سے آپ زیادہ طاقتور ہو جاؤ گے، اور آپ کے قبیلوں کے سردار بھی یہی چاہتے ہیں، ورنہ وہ اپنا غصہ ترگت پر نکالیں گے، اس لیے ترگت کی زندگی کا بھی انحصار اس بات پر ہے۔ یہ سن کر شاہیر کچھ سوچ میں پڑ جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔